आज की वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्लास 10th के एक्स सीरीज़ का इंग्लिश पेपर डिस्कस करने वाले हैं। किसी ने कमेंट किया था इंग्लिश पेपर पे वीडियो बनाओ, इसलिए आज की वीडियो में हम इंग्लिश पेपर ही डिस्कस करेंगे। इस पेपर में भी आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाता है पेपर कंप्लीट करने के लिए, और इसमें भी टोटल 80 में से मार्क्स होते हैं, और इसमें भी आपको 26 या 27 मार्क्स लाने होते हैं पेपर पास करने के लिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सेक्शन ए में 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पोएम का एक्सट्रैक्ट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में पैसेजेस दी गई हैं। तीनों के आपको 5-5 मार्क्स हैं, और सेक्शन ए में टोटल 15 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1, रीड द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है और कुछ क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। वीडियो पॉज करके इस एक्सट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ना और अच्छे से समझना, और जो आंसर्स मैं बताऊंगा उनमें कोई डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। क्वेश्चन इज पार्ट 1, हाउ डिड द बैंडिट्स केम एंड हु सपोर्टेड देम। बैंडिट्स कहते हैं डाकुओं को, लुटेरों को या गैंगस्टर्स को। क्वेश्चन में पूछा गया है बैंडिट्स कैसे आए और इनका सपोर्ट किसने किया। बैंडिट्स स्पेन की कैपिटल सिटी में अनएक्सपेक्टेडली फायरिंग करते हुए आए और हर तरफ तबाही मचा दी, और इनका सपोर्ट ड्यूक्स और डच ने किया। ड्यूक कहते हैं रूलर को, और डच कहते हैं रूलर की वाइफ को। पार्ट 2, होम डिड दे किल, उन्होंने किन को मारा। केम थ्रू द स्काई टू स्लॉटर द चिल्ड्रन। सो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा दे किल्ड द चिल्ड्रन। पार्ट 3, थग्स केम थ्रू द स्काई टू डेश चिल्ड्रन। अभी हमने पढ़ा था केम थ्रू द स्काई टू स्लॉटर चिल्ड्रन, सो फिल इन द ब्लैंक में आएगा स्लॉटर। पार्ट 4, देयर इज अ राइम स्कीम इन द पोएम। इस पोएम में राइम स्कीम है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ये राइम 3 वर्सेस में लिखी गई है। 5th पार्ट, थ्रू द स्ट्रीट्स डैश, चूज द करेक्ट वन। द ब्लड ऑफ प्लांट्स फ्लोड, द ब्लड ऑफ चिल्ड्रन फ्लोड, सी वाटर फ्लोड। इसका आंसर आएगा द ब्लड ऑफ चिल्ड्रन फ्लोड। चिल्ड्रन को स्लॉटर किया गया, इसलिए इसका ऑप्शन होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, द ब्लड ऑफ चिल्ड्रन फ्लोड। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में पैसेज दी गई है और कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनके आंसर्स आपको लिखने हैं। वीडियो पॉज करके आप पैसेज को अच्छे से पढ़ना और अच्छे से समझना। अगर मैं यहाँ पे पैसेज पढ़ने बैठ जाऊंगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा और आप भी बोर हो जाओगे। नाउ क्वेश्चन इज पार्ट 1, हाउ मेनी डॉटर्स मिस बेनेट हैड। मिस बेनेट की कितनी बेटियां थी। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पैसेज में नहीं मिलेगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जाते हैं जिनका आंसर पैसेज में नहीं होता। यह पैसेज आपकी बुक से ही दी गई होती है, इसलिए आपको इसका आंसर मालूम होना चाहिए। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5, मिस बेनेट की 5 बेटियां थी। पार्ट 2, वाई मिस बेनेट रिमेन्ड वरीड ऑल द टाइम। मिस बेनेट हर वक्त परेशान क्यों रहती थी। मिस बेनेट अपनी बेटियों की शादी की वजह से परेशान रहती थी। वो चाहती थी उसकी बेटियों की शादी हो जाए और उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। पार्ट 3, मिस बेनेट कंप्लेन्स दैट हर हस्बैंड टेक्स डिलाइट इन डैश हर। इसका आंसर आएगा वैक्सिंग। पार्ट 4, गिव एंटोनियम ऑफ प्लेजर। प्लेजर का मतलब होता है हैप्पीनेस, इसका अपोजिट आएगा पेन और सॉरो। फिफ्थ पार्ट, यू हैव नो कंपैशन ऑन माई पुअर नर्व्स, हु सेड दिस। इसका आंसर आएगा मिस बेनेट। मिस बेनेट ने अपने हस्बैंड मिस्टर बेनेट से कहा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में भी पैसेज दी गई है, इसको भी आप खुद पढ़ोगे, हम सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे। पार्ट 1, विच इज़ द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट रिवर। वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट रिवर कौन सा है। इसका आंसर यहाँ पर है अमेजोन रिवर, द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट रिवर। सो द आंसर विल बी Amazon river is the world's second largest river. Part 2, the vast rainforest consists of dash layers, each featuring its own ecosystem. इसका आंसर आएगा 4. Part 3,
द अमेजोन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये स्टेटमेंट सही है। पार्ट 4, व्हाट इज द साइनोनिम ऑफ मैजेस्टिक? मैजेस्टिक का साइनोनिम लिखना है, सेम मीनिंग वाला वर्ड। इसका साइनोनिम होगा मैग्निफिसेंट या इम्प्रेसिव या वेरी ब्यूटीफुल। फिफ्थ पार्ट, गिव द सूटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज। पैसेज को सूटेबल टाइटल देना है। सेक्शन बी ग्रामर पोर्शन है और इसमें 5 क्वेश्चन है, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 4, insert appropriate modals given below in the following sentences: will, can, should and ought। 4 मॉडल्स दिए गए हैं, will, can, should and ought। ये आपको इन फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करने हैं। फर्स्ट वन, डैश यू सी अ पैरट ऑन द ट्री, ये क्वेश्चन है, इसमें कैन आएगा। कैन यू सी अ पैरट ऑन द ट्री, इसका 1 मार्क से। सेकंड पार्ट, यू डैश टू पे योर डेट्स, इसका आएगा ought। यू ought टू पे योर डेट्स, इसका भी 1 मार्क से। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको इन फिल इन द ब्लैंक्स में आर्टिकल्स लिखने हैं। पार्ट 1, हिज ब्रदर इज डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। यहाँ पर यू वावेल है लेकिन ये साउंड देता है YOU की, इसलिए यहाँ पर हिज ब्रदर इज एन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा हिज ब्रदर इज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। सेकंड पार्ट, इट इज़ डैश सेम बुक विच आई गेव यू, ये यहाँ पर पर्टिकुलर बुक की बात कर रहा है जो इसने दी थी, इसलिए यहाँ पर आएगा इट इज़ द सेम बुक विच आई गेव यू। इस क्वेश्चन के भी 2 मार्क्स हैं, इस पार्ट का 1 मार्क और इस पार्ट का 1 मार्क। क्वेश्चन नंबर 6 में रिलेटिव क्लास बनाना है, 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन करके एक ही सेंटेंस बनाना है। पार्ट 1, हियर इज द डॉक्टर क्योर्ड मी ऑफ मलेरिया। इसमें लिखना है हियर इज द डॉक्टर हु क्योर्ड मी ऑफ मलेरिया, ये वाला द डॉक्टर काटना है। हियर इज द डॉक्टर हु क्योर्ड मी ऑफ मलेरिया। पार्ट 2, ही डज हिज बेस्ट ही शुड बी प्रेज्ड, इसमें लिखना है ही, इसके बाद लिखना है हु डज हिज बेस्ट शुड बी प्रेज्ड, ही काटना है। He who does his best should be praised। Part 3, here is the pencil you lost it yesterday, इसमें आएगा here is the pencil, pencil के बाद that you lost yesterday, it को काटना है। here is the pencil that you lost yesterday। क्वेश्चन नंबर 7 में नरेशन चेंज करनी है, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। जो डायरेक्ट स्पीच होता है ये स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स होते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स नहीं होते, कोई और स्पीकर की बात कह रहा होता है। पार्ट 1, शी सेड टू मी डू यू नो माई ब्रदर, इसमें आएगा शी सेड के बदले आस्क्ड मी, इसके बाद एब्स्ट्रॉप्स को नहीं लिखना है, डू के बदले इफ, यू कन्वर्ट हो जाएगा आई में और नो न्यू में, माई की जगह हर, ये वाला एब्स्ट्रॉप और क्वेश्चन मार्क भी नहीं लिखना होता है। सो शी आस्क्ड मी इफ आई न्यू हर ब्रदर। सेकेंड पार्ट, द टीचर सैड द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें कोई चेंज नहीं होगी, इसमें सिर्फ लगाना है दैट। द टीचर सैड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट और एब्स्ट्रॉप्स भी नहीं लिखने हैं। पार्ट 3, ही सैड आई एम अनवेल, इसमें लिखना है ही सैड दैट, आई की जगह ही और एम की जगह वाज, ही के साथ एम नहीं लगता इसलिए कन्वर्ट हो जाएगा वाज में। He said that he was unwell। क्वेश्चन नंबर 8 में पैसेज दी गई है और इसमें देखना है आर्टिकल्स कहाँ पर लगेंगे, टेंस कहाँ पर गलत है उसको ठीक करना है और अगर स्पेलिंग गलत है स्पेलिंग को भी ठीक करना है। मिस बेनेट हैव की जगह लिखना है हैज़। अगर आप यहाँ पर हैड लिखते हो तो आपको बाकी सेंटेंस भी पास्ट में ही बनाने होंगे, हैड पास्ट होता है तो आपको बाकी सेंटेंस भी पास्ट में ही बनाने होंगे। हैज़ प्रेजेंट फॉर्म में, अगर आप यहाँ पर हैज़ लिखते हो तो आपको बाकी सेंटेंस भी प्रेजेंट में ही लिखने होंगे। मिस बेनेट हैज़ 3 daughters एंड इज़ वेरी सीरियस अबाउट हर मैरिज, अगर यहाँ पर एक ही डॉटर का होता तो हर ठीक था, लेकिन यहाँ पर 3 बेटियों का कहा गया है इसलिए यहाँ पर आएगा देयर मैरिज। शी वॉन्ट टू गेट देम मैरिड एज सून एज पॉसिबल, यहाँ पर वॉन्ट में एस लगाना है, शी वॉन्ट्स टू गेट देम मैरिड एज सून एज पॉसिबल। शी यहाँ पर 3rd पर्सन सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर वॉन्ट में वॉन्ट्स लिखना है। शी कम्स टू नोइंग दैट अ रिच यंग मैन, यहाँ पर शी कम्स टू नोइंग नहीं होता इसमें नो लिखना है KNOW। दैट अ रिच यंग मैन नेम्ड मिस्टर बिंगली
हैव की जगह हैज़, कम इन दी नेबरहुड। सेक्शन सी, राइटिंग स्किल्स। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में डायलॉग दिया गया है, बुक सेलर और सूफिया के बीच में डायलॉग दिया गया है, इसको कंप्लीट करना है। बुक सेलर, डू यू डैश, इसका आंसर सूफिया के जवाब से मिलेगा। सूफिया, नो आई डू नॉट वांट टू बाय अ बुक। सो फिल्म द ब्लैंक में आएगा वांट टू बाय अ बुक, वांट टू बाय अ बुक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है। बुक सेलर, व्हाट डैश देम। सूफिया, आई वांट ओनली टू चेंज दिस बुक। सूफिया के हाथ में बुक है इसलिए बुक सेलर इससे पूछ रहा है व्हाट अबाउट देम। बुक सेलर, व्हेन डिड डैश। सूफिया, डैश यस्टरडे इवनिंग, इसमें आएगा व्हेन डिड यू बाय इट, या व्हेन डिड यू बाय दिस बुक। सूफिया, जस्ट यस्टरडे इवनिंग। बुक सेलर, हु डैश टू यू। सूफिया, योर सेल्समैन डैश, इसमें आएगा हु सोल्ड इट, हु सोल्ड इट टू यू, और इसमें आएगा योर सेल्समैन डिड, योर सेल्समैन डिड। Question number 10. Your school is organizing a debate on pollution and its hazards. Being the in charge of the school debating society, write a notes informing the students about the same and inviting the names of the students interested to participate. Put the notes in the notice box. आपके स्कूल में पोल्यूशन एंड इट्स हैजार्ड्स पर डिबेट होने जा रहा है। आप इस डिबेटिंग सोसाइटी के इंचार्ज हो इसलिए आपको एक नोट्स लिखना है। नोट्स के जरिए आपको स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना है कि हमारे स्कूल में डिबेट होने जा रहा है पोल्यूशन एंड इट्स हैजार्ड्स पर। जो भी इसमें पार्ट लेना चाहता है वो अपने नाम लिखवा ले, इसको आपको नोट्स बनाना है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको एक मैसेज ड्राफ्ट करना है। एक स्कूल है क्रिसेंट पब्लिक स्कूल, इसमें समर वेकेशन हुई है और ये 2 दिन एक्सकर्शन पे जाना चाहते हैं। स्कूल का जो प्रिंसिपल है मिस्टर M.A. खान, ये अपने असिस्टेंट से कहता है यहाँ पर मैसेज आपको ड्राफ्ट करना है, इसलिए असिस्टेंट यहाँ पर आप होंगे। इस ड्राफ्ट के जरिए आपको वाइस प्रिंसिपल और क्लास टीचर्स को, क्लास 10th 11th और 12th के जो टीचर्स हैं उनको मीटिंग में अटेंड होने के लिए कहना है। क्वेश्चन नंबर 12। डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको 2 पार्ट्स दिए गए हैं और 2 में से आपको एक ही करना है। पार्ट 1, एक स्कूल है ABC पब्लिक स्कूल श्रीनगर, आपका नाम अफजल है और आप इसके लाइब्रेरियन हो, इसलिए आपको एक लेटर लिखना है द यूनिक बुक्स को न्यू दिल्ली को, और इनको बताना है, इनको कंप्लेन करना है कि जो इन्होंने बुक्स भेजी हैं वो पुअर क्वालिटी की थी। पार्ट टू में आपको अपने फादर को एक लेटर लिखना है। आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन हो रहा है, इसमें आपको अपने फादर को इनवाइट करना है, इस पर आपको एक लेटर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में भी आपको 2 पार्ट्स दिए गए हैं और आपको एक ही करना है और इसका आंसर आपको 80 से 100 वर्ड्स में लिखना है। पार्ट 1 में आपको एक पैराग्राफ लिखना है और इसका टाइटल रखना है द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ। पैराग्राफ लिखने के लिए आपको 2 आइडियाज दिए गए हैं, इन्हीं 2 आइडियाज से आपको ये पैराग्राफ लिखना है। पहला है डिसिप्लिन, बेसिस ऑफ होल यूनिवर्स इन नेचर इज गवर्न्ड बाय सम लॉज फॉर हार्मनी। सेकंड पॉइंट, व्हाई नीडेड फॉर द हैप्पीनेस एंड वेलफेयर ऑफ ऑल, स्ट्रेंथ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज ऑफ नेशन, हेल्प अस इन पर्सनल एंड नेशनल प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ। इन्हीं 2 आइडियाज़ की मदद से आपको ये पैराग्राफ लिखना है और इसका टाइटल रखना है द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ। अगर पार्ट फर्स्ट नहीं आता है तो पार्ट सेकंड करना है। पार्ट सेकंड में आपको एक स्पीच लिखना है। एक स्पीच कंपटीशन होने जा रहा है और उसमें टॉपिक होगा स्टॉप क्राउडिंग पहलगाम। स्टॉप क्राउडिंग पहलगाम पे आपको स्पीच लिखना है। इसके लिए आपको कुछ हिंट्स दिए गए हैं और इन्हीं हिंट्स से आपको स्पीच तैयार करना है। Deterioration in civic amenities, pollution levels increasing everywhere, overcrowding in streets, buses, markets, suggest some practical solutions. इन्हीं हिंट से आपको ये स्पीच तैयार करना है। सेक्शन डी, लिटरेचर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको पोइम्स के 5 एक्सट्रैक्ट्स दिए गए हैं और 5 में से आपको 3 ही करने हैं। पार्ट 1 का क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द मेटाफर यूज्ड इन द अबव लाइन्स। इस एक्सट्रैक्ट में जो मेटाफर्स दिए गए हैं उनको आपको लिखना है, उनको आइडेंटिफाई करना है और अपने पेपर में लिखना है। मेटाफर में 2 चीज़ों का डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है। डायरेक्ट कंपैरिजन, इसमें लाइक और एज इनका इस्तेमाल नहीं होता जो कि सिमिलीज में होता है। सिमिली में इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है, उसमें लाइक और एज का इस्तेमाल होता है। लाइक और एज से 2 चीज़ों को कंपेयर किया जाता है। इस एक्सट्रैक्ट में पहला मेटाफर है यू आर माई होप एंड ट्रस्ट।
सेकंड वन इज द वे ऑफ ट्रूथ, थर्ड वन डिवेल इन इग्नोरेंस, फोर्थ वन इज नेक्टर ऑफ नॉलेज। ये चारों इसमें मेटाफर्स हैं। सेकंड एक्सट्रैक्ट, इसमें क्वेश्चन है वीजल एंड क्रो एज इफ मोल्डेड इन ब्रास, इसको एक्सप्लेन करना है। एक्सट्रैक्ट थर्ड, ये माई मदर एट 66 से लिया गया है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट चाइल्डहुड फियर्स डू यू थिंक द पोइट इज रेफरिंग टू इन अबव लाइन्स। क्वेश्चन में पूछा गया है कि पोइट किन चाइल्डहुड फियर्स का जिक्र इस पोइम में कर रहा है। पोइट को एज अ चाइल्ड अपनी माँ से सेपरेट होने का डर लगा रहता था। एक्सट्रैक्ट 4, इसमें आपको सिमिलीज बतानी है जो इसमें यूज़ हुई है। सिमिलीज होता है इनडायरेक्ट कंपैरिजन, इसमें लाइक और एज का यूज़ होता है। लाइक और एज से इसमें दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है। इसमें सिमिलीज यूज़ हुए हैं माउथ लाइक अ फायर प्लेस, ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स और है ब्रेव एज अ टाइगर इन रेज। एक्सट्रैक्ट 5, इसका क्वेश्चन है टेक द टोल ऑफ देयर इंसल्ट्स इन पनिशमेंट, इलाबोरेट। टेक द टोल ऑफ देयर इंसल्ट्स इन पनिशमेंट, इसको इलाबोरेट करना है, एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में 6 पार्ट्स दिए गए हैं और 6 में से आपको 4 ही करने हैं। इनका आंसर आपको 40 से 60 वर्ड्स में लिखना है। पार्ट 1, व्हाट वाज द क्यूरियस एपिसोड दैट टुक प्लेस इन द क्लर्जीमैन's स्टडी हाउस। Second part, Annie says teachers are most unpredictable. Is Mr. Keesing unpredictable? How? Part third, I never want this to happen again. He told his father ever. Who says it and why? उसने अपने फादर से कहा I never want this to happen again. इसमें लिखना है ये किसने किससे कहा। ही कौन था और इसका फादर कौन था। Part fourth, what conditions does Shylock put forth if the debt is not paid in time? Part 5th, why is May 10 Autumn Day in South Africa? May 10 को साउथ अफ्रीका में Autumn Day क्यों कहते हैं? Part 6th, why does Miss Bennet think that Miss Long is selfish? क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में आपको 2 पार्ट्स दिए गए हैं और 2 में से आपको एक ही करना है और इसका आंसर आपको 80 से 100 वर्ड्स में लिखना होता है। Part 1, give a detailed description of the second quarrel in the play proposal. सेकंड क्वारल जो हुआ प्ले प्रपोजल में उसकी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देनी है, उसको डिटेल में लिखना है। पार्ट सेकंड, डिस्कस द थीम ऑफ द प्ले द प्रपोजल, या द प्रपोजल जो प्ले है इसकी थीम को डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में आपको 3 पार्ट्स दिए गए हैं और 3 में से आपको एक ही करना है। इनका आंसर भी आपको 80 से 100 वर्ड्स में लिखना है। पार्ट 1, ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ जिरासिम, जिरासिम का कैरेक्टर स्केच लिखना है। सेकंड पार्ट, What effect did the collapse of Ramarao's business have on him and his family? रामाराव का जो बिजनेस कोलैप्स हुआ उसका क्या इफेक्ट पड़ा उस पर और उसकी फैमिली पर। पार्ट थर्ड, Who was बिशंबर? Why did Boli's parents accept his marriage proposal? बिशंबर कौन था और बोली के पेरेंट्स ने बिशंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट क्यों किया?